नमस्कार, मैं हूँ आदित्य द्विवेदी और आज हमारे साथ खास मेहमान हैं जो लगातार कांग्रेस पर कटाक्ष करते रहते हैं। पिछले दिनों उन्होंने कांग्रेस छोड़ भी दी थी और अब स्वतंत्र रूप से अपने विचार रखते हैं। संत भी हैं, कवि भी हैं, मुशायरों में भी भाग लेते हैं और पिछले ही दिनों कल्कि महोत्सव का उद्घाटन करवाया था प्रधानमंत्री के हाथों। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आचार्य प्रमोद कृष्णम की। प्रमोद जी, आपका भारत एक्सप्रेस पे बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। लोकसभा चुनाव पूर्ण हो चुके हैं, एग्जिट पोल आए हुए हैं। एग्जिट पोल को विपक्ष पूरी तरह से नकार रहा है। एग्जिट पोल जितने भी आए हैं उनमें से 90% ने यही बोला हुआ, 90 क्या 95% ने, कि फिर से एनडीए सरकार मोदी के नेतृत्व में देश में काबिज होने जा रही, पहले से ज्यादा बहुमत से। और देखिए, भारत का बड़ा अजीबोगरीब दौर है। भारतीय राजनीति की ये विडंबना है और विपक्ष का दुर्भाग्य है कि पूरा विपक्ष ऐसी नौटंकी करने वाले नेताओं का एक ग्रुप बन गया है जो टोटली नॉन पॉलिटिकल और नॉन सीरियस बातें करते हैं। और निगेटिविटी उनके जीवन में इस कदर भर गई है कि वो भारत की संसद का विरोध करते हैं, भारत की न्यायपालिका पर सवाल उठाते हैं, भारत की सेनाओं का अपमान करते हैं, भारत की सेना पर भी सवाल उठाते हैं, चुनाव आयोग पे सवाल उठाते हैं। देश के प्रधानमंत्री अगर 370 हटाने का फैसला करते हैं उसका विरोध करते हैं, नई संसद बनती है उसका विरोध करते हैं, चुनाव घोषणा हो जाए तो विरोध, चुनाव आयोग का विरोध, एग्जिट पोल का विरोध। तो मुझे लगता है कि वो निषेधात्मक बीमारी से ग्रस्त हो चुके हैं। स्वीकार करना उन्होंने सीखा नहीं है, क्योंकि सारे के सारे नेता ज़्यादातर परिवारवाद का पाठ है और परिवारवाद के इन शहजादों ने जमीन देखी नहीं है। जमीन नहीं देखने का ही परिणाम है कि लगातार देश की जनता इन्हें आईना दिखा रही है। ये जमीन देखना नहीं चाहते, लेकिन देश की जनता इन्हें आईना दिखाने का काम कर रही है। आचार्य जी, इस तरह से तो विपक्ष का ये भी आरोप है कि तानाशाही देश में बढ़ती जा रही है और अगर विपक्ष कमजोर होगा तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र भी कमजोर होगा। मतलब ये तो बात मानते हैं ना आप? अब विपक्ष को मजबूत करने का काम भी मोदी करेंगे क्या? नरेंद्र मोदी देश को मजबूत करने का काम तो कर सकते हैं और कर रहे हैं। विपक्ष को मजबूत करने का काम बीजेपी थोड़ी करेगी। विपक्ष को तो खुद मजबूत होना पड़ेगा। विपक्ष ने ऐसा कौन सा काम किया जिससे वो मजबूत हो जाए? देश के हित में कोई फैसला मोदी लेते हैं उसका ये विरोध करते हैं। ये सराहना किसकी करते हैं? एप्रिसिएशन किसका करते हैं? एप्रिसिएशन करते हैं आतंकवादियों का, सराहना करते हैं पाकिस्तान की। इन्हें तो शरिया लॉ चाहिए देश में, और इनका लेना देना देश के मुसलमानों से भी नहीं है। ये भारत के मुसलमानों से प्यार नहीं करते, उसको तो अपना वोट बैंक समझते हैं। ये विदेश से जो आते हैं घुसपैठिए, उनसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। जो आदमी नरेंद्र मोदी को गाली देगा इन्हें बहुत अच्छा लगेगा, जो आदमी भारत की तौहीन करेगा इन्हें बड़ा अच्छा लगेगा, जो आदमी भारत माता की जय बोलेगा वो इन्हें बुरा लगेगा, जो वंदे मातरम कहेगा वो इन्हें बुरा लगेगा, जो राम की बात करेगा इन्हें बुरा लगेगा, जो सनातन की बात करेगा इन्हें दुश्मन नजर आएगा। तो मुझे लगता है कि मोदी से नफरत करते करते ये ना देश से नफरत करना शुरू कर दिए हैं। आप कहते हैं कि मोदी आसुरी शक्तियों से भी लड़ रहे हैं। ये आसुरी शक्तियां कौन हैं, किनको और आपका इशारा है? 4 जून के बाद जब तीसरी बार मोदी प्रधानमंत्री के पद की शपथ लेंगे तो इन सब आसुरी शक्तियों का विनाश हो जाएगा। इन आसुरी शक्तियों के विनाश के लिए ही मोदी धरती पे अवतार लिए।
है तो पुरुष ही ना मोदी, अवतरित, बायोलॉजिकल, इस तरह की बातें खुद मोदी कर देते हैं, आप कह देते हैं अवतरित हैं। तो ये बड़ा दुविधा वाली बात है। आप तो संत हैं। भगवान कृष्ण भी किसी महिला के गर्भ से पैदा हुए थे। भगवान राम भी कौशल्या के गर्भ से पैदा हुए थे। बुद्ध, महावीर, नानक, रविदास, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, सारे महापुरुष, ऋषि मुनि, महात्मा महिला के गर्भ से ही पैदा हुए हैं। लेकिन कौन क्यों पैदा हुआ है, किसको परमात्मा ने किस लिए भेजा है, इसको तो सिर्फ परमात्मा जान सकता है। भगवान कृष्ण ने कब कहा था कि मैं भगवान हूं, राम ने कब कहा मैं भगवान हूं। उनके फैसले और उनके आचरण से पता चलता है कि वो अवतार है। इसलिए मैं ये बात कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी भारत में किसी खास प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए परमात्मा ने भेजे हैं और उस काम को वो कर रहे हैं। मोदी, अभी रिजल्ट आना बाकी है, 4 जून को रिजल्ट आएंगे, लेकिन मोदी ने अपनी जो तैयारी है वो 25 साल आगे की कर ली है। यानी कि जब आज़ादी के 100 साल देश मना रहा होगा, 2047, इसको आप किस तरह से देखते हैं? तमाम तरह के उन्होंने उसमें प्लान्स बनाए हैं कि भारत कैसा हो, आर्थिक रूप से, युवा कैसे हों, बेरोजगारी कैसे दूर हो, पूरी तरह से मजबूत भारत कैसे तैयार हो। चाणक्य ने कहा है कि जो राजा पल पल राज्य की चिंता करता हो, राष्ट्र के लिए सोचता हो, वही एक्चुअल सम्राट है। नरेंद्र मोदी जी के जीवन का एक एक पल इस देश को समर्पित है, सुबह से शाम तक। तुम्हें याद है कभी पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी कभी तुमने सुना हो बीमार हो गए हों, थक गए हों, छुट्टी मनाने गए हों, पिकनिक मनाने गए हों, चिड़ी छिक्का खेलने गए हों? ये जितने भी उनके विरोधी दलों के जो नेता हैं, ये सब एक तो नेता नहीं है, ये लीडर नहीं है, ये रीडर हैं। कुछ रीडर हैं, कुछ डीलर हैं। ये कुछ तो रीडर हैं, इन्हें कुछ पता ही नहीं। इन्हें ये नहीं पता आधों को कि गुड़ का पेड़ कैसा होता है। अगर इनसे पूछ लो, कोई बता दे, आप राहुल गांधी से पूछो गुड़ का पेड़ कैसा होता है, तो कहेंगे व्हाट इज गुड़। फिर तो उनको समझाना पड़ेगा, तो शुगर केन और उसकी बात करेंगे। उनको पता ही नहीं है गुड़ बनता कैसे, उनको पता ही नहीं है कि खेत कैसे जोता जाता है। उन्होंने गांव जो देखा है वो इंटरनेट पे देखा है, जैसे मेरा गांव मेरा देश फिल्मों में देखा है। उन्होंने गांव देखा कहाँ है? गांव तुमने देखा है, नरेंद्र मोदी ने देखा है, मुलायम सिंह यादव जी ने देखा था, जयप्रकाश नारायण ने देखा, सुभाष चंद्र बोस ने देखा, सरदार भगत सिंह ने देखा, आचार्य प्रमोद कृष्ण ने देखा है। इन्होंने गांव कहाँ देखा है? इन्हें तो लगता है कि वो जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं ना, कि हमने गांव के पनघट पे देखी थी पनिहारियां, चक्कर खा गए हम तोरे भैया देखी शहर की नारियां। ये तो अजीब दुनिया में जीते हैं लोग। तो ये लीडर नहीं है, इसीलिए बने नहीं। इन्हें विरासत में मिली राजनीति। इनके जो बाप दादा थे, जो इनके फाउंडर थे इन पार्टियों के, उन्होंने बड़ी मेहनत करके पार्टियां बनाई, जिसको बर्बाद करने का काम ये कर रहे हैं। ये उस विरासत को संभाल नहीं पाए, उसी का नतीजा है ये नरेंद्र मोदी जी के सामने टिक ही नहीं सकते, क्योंकि नरेंद्र मोदी एक विजनरी नेता है, एक एक पल राष्ट्र के लिए जीते हैं, और ये 90% अपने लिए जीते हैं। अभी भी सब इकट्ठे हो रहे हैं, मोदी को गाली देते हैं, सुबह ही उठते ही बिना मुंह धोए मोदी को गाली देना शुरू कर देते हैं। ये भी नहीं, हाथ मुंह धो के भगवान का नाम लेके पूजा पाठ करके फिर गाली दो। उठे, मुंह धोया नहीं, हाथ धोए नहीं, पूजा करी नहीं, नहाए भी नहीं, बिना नहाए मोदी को गाली देना शुरू कर देते हैं। तो बिना नहाए धोए कुछ काम करोगे, बिना मुंह धोए कुछ काम करोगे, भगवान भी उसे स्वीकार नहीं करता। इसीलिए इनकी गालियों का असर मोदी पे नहीं पड़ रहा। संतों की दुआओं का असर दिख रहा है शायद।
मोदी सबसे बड़े संत हैं। नरेंद्र मोदी खुद बड़े संत हैं, खुद बड़े साधक हैं। हाँ, हम सब मिलकर के ये प्रार्थना करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी स्वस्थ रहें, शतायु हों, दीर्घायु हों, चिरंजीवी रहें, आनंदित रहें, क्योंकि उनके जीवन में, उनके लिए, उनके जीवन का मुझे तो लगता ही नहीं एक पल भी है उन्हें अपने लिए, पूरा का पूरा जीवन राष्ट्र के प्रति समर्पित है, पूरा जीवन। तो ऐसा एक महापुरुष इस देश को मिला है, ये देश का सौभाग्य है। नरेंद्र मोदी भारत को मिल गए, ये तो भारत का भी सौभाग्य है। उन्होंने भारत को गौरवान्वित करने का काम किया है, भारत के गौरव को बढ़ाया। मैं अभी दुबई गया था, यूएई गया, वहाँ अबू धाबी में मैंने मंदिर देखा, तो वहाँ के जो हमारे स्वामी जी हैं मुख्य, उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ तो सारा, मैंने कहा यहाँ अरब कंट्री में है ना, अमीरात के तमाम, यहाँ तो इस्लामिक कंट्री है, यहाँ इतना भव्य मंदिर कैसे बन गया? उन्होंने कहा भगवान की कृपा और मोदी जी का पुरुषार्थ। तो जिस व्यक्ति ने भारत को गौरवान्वित किया है, जिस व्यक्ति ने भारत के गौरव को विश्व स्तर पर बढ़ाया है, हमारा दायित्व बनता है हम उसके लिए प्रार्थना करें। आप जिसको जो उपलब्धि बता रहे हैं सनातन की शान में, विपक्ष कह रहा है कि ये प्रधानमंत्री का काम नहीं है कि वो मंदिर मंदिर घूमे, मंदिर बनवाता घूमे, कभी अयोध्या में शिलान्यास, कभी मूर्ति पूजा, कभी कल्की धाम में और कभी यूएई में। तो प्रधानमंत्री का काम क्या है? अपना कोठी बंगला बनाए, लूटे देश को, लूट लूट के अपने बच्चों के नाम प्रॉपर्टी कर दे, रेलवे की नौकरी दिलाने के बदले में होटल नाम करा ले, ये प्रधानमंत्री का काम है। 5-5, 10-10 हजार करोड़ रुपया अपने बच्चों के नाम कर दे, ये प्रधानमंत्री का काम है। काम क्या प्रधानमंत्री का? 2 घंटे सुबह को बैडमिंटन खेले, शाम को 2 घंटे गोल्फ खेले, ये प्रधानमंत्री का काम है। बिलियार्ड खेले, ये प्रधानमंत्री का काम है? टी शर्ट पहन करके हैंकी वैंकी राजनीति करे, रात रात भर पार्टी करे, ये प्रधानमंत्री का काम है। देश का प्रधानमंत्री ऐसा होना चाहिए। आपका इशारा हम समझ रहे हैं। आप लंबे समय तक कांग्रेस में रहे, आपने कभी समझाने की कोशिश नहीं की? आप तो प्रियंका के सलाहकार भी रहे राजनीतिक, कि नहीं देश कैसे चलेगा, देश की जनता क्या चाहती है, कांग्रेस असल में क्या है और कांग्रेस अब हो क्या गई है? देखिए, महात्मा गांधी के रास्ते पे चलने वाली कांग्रेस आजकल तो मोहम्मद अली जिन्ना के रास्ते पे चलने लगी है, और कांग्रेस की बर्बादी के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। कांग्रेस की बर्बादी की जिम्मेदारी बीजेपी पर नहीं डाली जा सकती। कांग्रेस की बर्बादी का जिम्मेदार नरेंद्र मोदी नहीं है। कांग्रेस की बर्बादी के जिम्मेदार आचार्य प्रमोद कृष्णन नहीं है। कांग्रेस की बर्बादी का अगर कोई जिम्मेदार है तो सिर्फ राहुल गांधी, द ओनली पर्सन इन द पार्टी। पिछले 15 सालों से कांग्रेस पार्टी के फैसले कौन कर रहा है? राहुल गांधी और उनकी टीम। अब तो मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष हैं, बीच में वो छोड़ चुके थे, उन्होंने अध्यक्षी छोड़ दी थी 2019 में हारने के बाद। कल रिजल्ट आने दो, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का क्या हाल होगा। इतना बुरा हश्र होगा जो केसरी का भी नहीं हुआ था। सीताराम केसरी की जितनी बेइज्जती करके हटाया गया था, मल्लिकार्जुन खड़गे को उससे भी ज्यादा धक्के मार के हटाया जाएगा। और फिर एक आवाज उठेगी, कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक बैठेगी, उस बैठक में प्रस्ताव आएगा। एक तो ईवीएम पे सवाल खड़े करेंगे, कल ये चुनाव आयोग को गाली देंगे, कोसेंगे, फिर ईवीएम को कोसेंगे। और दूसरा एक आवाज उठेगी कि राहुल गांधी जी को कांग्रेस की कमान सौंप दी जाए। अरे अभागो, पिछले 14 साल से इस कांग्रेस की कमान राहुल गांधी जी के हाथ में ही तो है। इस कांग्रेस की नैया को यही तो खे रहे हैं, वो डूब रही है। जिसके खेवनहार राहुल गांधी है उसका बंटाधार होना सुनिश्चित है। लेकिन कांग्रेस में जैसे किसी जगह कोई व्यक्ति हो, गूंगा हो जाए तो बहरा तो ना हो, बहरा हो जाए तो अंधा तो ना हो। कांग्रेस में तीनों प्रकार के हैं। महात्मा गांधी जी के 3 तरह के बंदर थे, एक सुनता नहीं था, एक देखता नहीं था, एक बोलता नहीं था।
महात्मा गांधी जी के जो 3 बंदर थे, उनके सारे लक्षण कांग्रेस के नेताओं में आ गए हैं। कुछ देखते नहीं है, कुछ बोलते नहीं है, कुछ सुनते नहीं है। इसीलिए कांग्रेस का यह हाल हो रहा है। और राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल भैया, राहुल भैया। कुछ ऐसे नए नए कांग्रेस के नेता पैदा हुए, वो राहुल गांधी नहीं कहते हैं, राहुल जी नहीं कहते हैं, रागा। ये रागा, आरजी, ये जो कल्चर है, ये जो रागा कल्चर है, आई विल टॉक टू रागा, टू आरजी, यू टॉक टू रागा। जो रागा, आरजी, ये इस कांग्रेस को डुबो रहा है और डुबो दिया। ये कांग्रेस क्यों नहीं मानती कि अति तुष्टीकरण की वजह से जब 2014 में ये चुनाव हारे हैं तो ए.के. एंटोनी ने एक रिपोर्ट दी थी जिसमें ये बात सामने आई थी कि बहुत ज्यादा तुष्टीकरण की वजह से कांग्रेस की ये दुर्गति हुई है। अभी भी संभलने का बिल्कुल भी आप तो रहे हैं, अभी अब आपको तो 6 महीने भी नहीं हुए अभी छोड़े हुए कांग्रेस। आदित्य जी, पहली बात तो मैंने कांग्रेस छोड़ी नहीं, मुझे तो निकाला गया, क्योंकि मैं राम की बात करता था, सनातन की बात करता था, राष्ट्र की बात करता था, वंदे मातरम की बात करता था, भारत माता की जय की बात करता था। ये कांग्रेस बची है। ये फैसले कांग्रेस के हो सकते हैं। एक तरफ चुनाव प्रचार खत्म होते ही नरेंद्र मोदी साधना करने गए। हमारी संस्कृति में है कि हम कोई भी पुण्य कार्य करते हैं, कोई बड़ा युद्ध लड़ते हैं, लड़ने जाते हैं, उसके बाद भगवान से प्रार्थना करते हैं। राष्ट्र के लिए साधना कर रहा है एक आदमी, और ये क्या कर रहे हैं? सब चोर इकट्ठे होके, सुनो, मीटिंग कर रहे हैं। सूतना कपास, जुलाई से लट्ठम लट्ठा, ये पोर्टफोलियो बांट रहे हैं। अरे एक दिन तो रुक जाते, शर्म नहीं आती इनको? ये कांग्रेस के लक्षण है। इसमें कोई कांग्रेस का लक्षण तुम्हें नजर आता है? हैं? कोई नजर नहीं आता। तो मुझे लगता है कि अब ये चैप्टर क्लोज हो गया। अब ये जनगणमन होने की नौबत आ गई है, और ये देश की जो जनता है ये कांग्रेस की असलियत समझ चुकी है। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि भारत की जनता सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, भारत का विरोध बर्दाश्त नहीं कर सकती है। सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, भूखे रह लेंगे हम, लेकिन भारत के गौरव और भारत के स्वाभिमान पर समझौता नहीं करेंगे। सनातन को मिटाने की बात करते हैं ये देश की जनता, जो देश के खिलाफ हो, सनातन के खिलाफ हो, भारत के खिलाफ हो, भारत माता के खिलाफ हो, भारत की संसद के खिलाफ हो, चुनाव आयोग के खिलाफ हो, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ हो, अदालतों के खिलाफ हो, विधायिका के खिलाफ हो, कार्यपालिका के खिलाफ हो, इन्हें वोट कौन दे रहा है? जांच इस पे, मैं तो प्राइम मिनिस्टर से बात करूंगा जीतने के बाद कि जांच बैठा हो, इन्हें वोट कौन देता है? कांग्रेस का कहना है कि जो सरकारी मशीनरी जो सिस्टम है उसका मिसयूज हो रहा है, जैसे सीबीआई है, ईडी है, कहीं ना कहीं प्रेशर में ले रहे हैं। कल भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जयराम रमेश ने, उन्होंने कहा कि 150 से अधिक लोगों को फोन करके धमकाया गया गृह मंत्री द्वारा। किनका नाम लिया आपने? जयराम रमेश कांग्रेस के बड़े शीर्ष नेता हैं। अच्छा, जो तबला वादक टाइप से लगते हैं, वहाँ आप कह सकते हैं। नहीं, वो एक विज्ञापन आता था ना पहले, मैं से कंफ्यूज हो जाता था। वह ताज एक तबला वादक थे, तो मैं उनकी बयान पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। अच्छा जी, एक चीज तो साफ होती दिख रही है, आरएसएस अपने एक उद्देश्य में पूरी तरह से सफल होता दिख रहा है। अब जो एग्जिट पोल के रुझान है, और यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से बनते हैं, वो ये है कि जो देश में सनातन की बात करेगा वही सत्ता में रहेगा, और भविष्य में यदि विपक्ष में भी रहना है तो सनातन की ही बात करनी होगी, वही विपक्ष में मजबूती के साथ सामने दिख पाएगा। आप सहमत हैं इस बात? देखिए, आप समझने की कोशिश करें, सनातन और भारत अलग नहीं है। भारत के बिना सनातन और सनातन के बिना भारत की कल्पना नहीं की जा सकती है। सनातन ही भारत है, भारत ही सनातन है। जो भारत का विरोधी होगा वो सनातन के साथ नहीं खड़ा होगा, और जो सनातन को मिटाने की बात करेगा वो भारत के प्रति समर्पित नहीं होगा। सनातन का ओरिजिन ही भारत है। ये जो मिट्टी है ना, यहीं से सनातन उपजा है, यहीं से विश्व बंधुत्व का उद्घोष हुआ है, यहीं से वसुधैव कुटुंबकम का सूत्र पूरी दुनिया को दिया गया है, यहीं से उपनिषद और वेद की वाणी उपजी है।
यहीं से गणित की गणना उपजी है, यहीं से दशमलव आया है, यहीं से शून्य आया है, और ये शून्य से महाशून्य की यात्रा का जो आध्यात्मिक पथ है, ये प्रशस्त करने वाली यही भूमि है। इसलिए सनातन और भारत को अलग करके देखना ठीक नहीं है। सनातन का विरोध करने वाला कभी भारत का नहीं हो सकता, और भारत का विरोध करने वाला कभी सनातन ही नहीं हो सकता। अब तो भारत का सबसे बड़ा विरोधी चाइना भी स्वीकार कर रहा है कि मोदी की सरकार ही आ रही है और पूर्ण बहुमत से आ रही है, बहुमत से ज़्यादा सीटें लेकर के सत्ता में काबिज होने जा रही है और देश भी मजबूत होगा भारत, उनका चाइना का ही कहना है। देखिए, चाइना, पाकिस्तान, ये इन सब से हम निपट लेंगे, लेकिन इन चीन के दलालों से कैसे निपटें? ये पाकिस्तान के दलालों से कैसे निपटें? ये हमारे घर में बैठे हुए हैं सब। ये जो चीनी हैंकी पैंकी हैं, चिंकी मिंकी भी हैं, ये जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, मोदी को गाली देते हैं, इनसे निपटना। अब तीसरी बार में हमें इनसे निपटना है। हाँ, मैं अब जब भी प्रधानमंत्री से मिलूंगा मैं यही कहूंगा कि चीन पाकिस्तान से बाद में निपट लेंगे, पहले इन चीन के वकीलों से निपट लें, चीन के सलाहकारों से निपट लें, चीन के इन एजेंटों से निपट लें। ये बड़ी बात है, ये हमारे सामने बड़ा एक टास्क है, इनसे निपटना जरूरी है। अगर भारत को एक रखना है, भारत को ताकतवर बनाना है, तो भारत के गौरव को तो नमन करना पड़ेगा। धन्यवाद। हाँ प्रमोद जी, आचार्य जी, आपने हमसे इतना बात की और इतना समय दिया। तो आचार्य जी ने बहुत स्पष्ट किया हुआ है कि मोदी का विजन सबसे अलग है और वो कुछ विशेष प्रयोजन, विशेष उद्देश्य के लिए देश में आए हुए हैं, देश की सेवा करने के लिए आए हुए हैं। इसके अलावा विपक्ष को सचेत होना होगा, विपक्ष को समझना होगा कि सनातन माने क्या है और भारत का माने क्या है। दरअसल ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बिना सनातन, बिना देश के कभी भी विपक्ष मजबूत नहीं हो सकता है। और जो बातें, जो चीज़ें, जो सोच रहे हैं, जब जब कोई अच्छा कदम उठाया जाए सरकार की तरफ, तो कहीं ना कहीं विपक्ष को उसकी सराहना भी करनी चाहिए। ये थी हमारी खास पेशकश, खास प्रस्तुत, खास बातचीत आचार्य प्रमोद कृष्णम से, जिन्होंने बहुत कुछ अपने अंदाज में, उसी अंदाज में बोला जैसे वो लगातार बोलते आए हैं। कैमरा पर्सन मनु के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।